नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। मेरा नाम दीपक गुप्ता, मेरे साथ नीरज भंडारी सर। बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज के बारे में, जो थर्ड टेस्ट मैच यानी डू और डाई आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है केप टाउन के मैदान पर। और विराट कोहली के सामने चुनौती होगी कि क्या वो 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। 2018 में आए थे लेकिन नाकाम होकर गए थे, लेकिन क्या इस बार इतिहास रचा जाएगा? क्या टेस्ट सीरीज का खिताब जीतकर भारत देश आएगी वापस ट्रॉफी लेकर टीम इंडिया, या खाली हाथ वापस आना पड़ेगा? ये तो समय बताएगा। कल 11 जनवरी से ठीक 2 बजे मुकाबला शुरू होगा, लेकिन आज जो हमारा ये खास डिबेट शो है इसमें बात करेंगे चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की जगह पर, और साथ ही साथ मयंक अग्रवाल, केएल राहुल पर भी, क्योंकि बल्ला चल रहा है लेकिन कभी कभार खामोश भी हो रहे हैं। प्लस यहाँ गेंदबाज, अगर पिछले में जसप्रीत बुमराह और शमी की गेंदबाजी अच्छी होती तो शायद ये नौबत ना आती, सेकंड टेस्ट ही हम जीत चुके होते। और किस तरीके से साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज अब फॉर्म में वापस आ चुके हैं, डीन एल्गार, राशिवंदर दुसेन, या फिर बात करें उनके एडन मार्करम की, वो भी अब जल्द फॉर्म पकड़ते नजर आएंगे, तो उनको कैसे रोकेंगे? क्या होगी थर्ड टेस्ट मैच में रणनीति, वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, वो सारी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहला सवाल प्लेइंग 11 से कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली है? बिल्कुल, प्लेइंग 11 यही होगी। विराट कोहली दोबारा से यहाँ पे टीम में वापसी करेंगे और कहीं ना कहीं हनुमा विहारी को यहाँ पे बैठना पड़ सकता है बाहर, और कहीं ना कहीं एक बड़ा रिप्लेसमेंट के तौर पर विराट कोहली वापस आएंगे, दोबारा कैप्टनसी संभालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सेकंड टेस्ट मैच जिस तरीके से हारे, जब कोई टीम जीतती है दीपक, तो उस पर कोई भी लूप होल्स देखने में इतना ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं है। उसकी खामियों को गिनने में किसी की नजर नहीं जाती, बस किस प्लेयर ने कितने रन मारे, कौन सा प्लेयर वहां पे ज्यादा चमका, किसने ज्यादा विकेट लिए, कौन क्या कर रहा था, वो उस पर ध्यान जाता है। हार की वजह क्या है वो अब तब ध्यान देते कोई टीम हारती है, और वहां पे लूप होल्स तब ध्यान आते हैं। अरे यार, जीत में भी तो हमने यही देखा था कि हमारा मिड ऑर्डर वहां पे रन नहीं बना रहा था। हमारे मिड ऑर्डर ने भी दूसरे टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में रन नहीं बनाए थे, जिसकी बदौलत हम 202 रन पे ऑल आउट हो गए थे। लेकिन सेकंड इनिंग में दोनों प्लेयर ने 50-50 मारा, लेकिन वहां पे हमारा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज प्लस लोअर मिड ऑर्डर ऋषभ पंत का लास्ट मुझे याद आता है कि ऋषभ पंत ने लास्ट जो 100 मारा था वो इंग्लैंड के खिलाफ मारा था अहमदाबाद में। उसके बाद से लगातार उनकी पारियां फ्लॉप होती हुई नजर आ रही, कभी 4, कभी 25, कभी 10। आपने देखा ही होगा किस तरीके से मुझे लगता है कि लापरवाही वाला शॉट खेल के सुनील गावस्कर उनका ट्रॉल करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर उनकी ट्रॉल करते हैं। तो क्या ऋषभ पंत कब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे? बिल्कुल, और ऋषभ पंत को लेकर ये खबरें सामने आई थी, कई दिग्गजों ने उनको ये राय दी थी कि पहले थकाओ फिर मारो, पहले मारो मत फिर उसके बाद थकाओगे, ऐसा काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम ऋषभ पंत को देखते हैं आते ही कुछ बड़े गलत शॉट सिलेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी विकेट जाती है। वरना इतनी जल्दी वो एलबीडब्ल्यू या फिर विकेट आउट नहीं होते, वो कैच आउट होते हैं। हम देखते हैं उनको रन आउट होते हैं। एलबीडब्ल्यू कई बार गलती कर जाते हैं फ्रंट फुट में, कई बार आगे भाग जाते हैं तो एज लग कर कैच जाती है, तो गलती उनसे होती है, लेकिन उनको गलती सुधारनी चाहिए। 1 टेस्ट 2 टेस्ट चलता है, लेकिन ऐसे जब मेन मुकाबले आते हैं, जब यहाँ से बात होती है 29 साल के रिकॉर्ड की, सीरीज जीतने की, तो उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बात करी रहाणे और पुजारा की, लगातार उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। लास्ट से मैच में उनके बल्ले से रन निकलते हैं, 50-50 रन मारते हैं, और ऐसे मूवमेंट पे मारते हैं जहां पे भारत को जरूरत होती है। लेकिन ऋषभ पंत की बात हम जहां करते हैं, ऋषभ पंत ने लास्ट 100 मारा था अहमदाबाद में मारा था इंग्लैंड के खिलाफ जी। तो आप वहां से देख लीजिए, अगर वहां से ऋषभ पंत का स्कोर की बात करें तो कभी 25, कभी 20। हमने उसके बाद कौन सी टेस्ट सीरीज के लिए हम इंग्लैंड के खेलने, वहां ऋषभ पंत का बल्ला इतना नहीं चला। हम भारत में खेलते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां उनका बल्ला इतना नहीं चलता है। हम अभी 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तब भी ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल रहा है। तो कब तक हम ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट नहीं खोजेंगे? अब कब तक हम ऋषभ पंत को उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के यहाँ पे बेनिफिट पे खिलाते चले जाएंगे प्लेइंग 11? बिल्कुल, ऋषभ पंत ने मतलब 1-2 मैच में कमाल किया था, और वो हमको याद भी है, उनका योगदान याद भी है। लेकिन जितना उन्होंने योगदान दिया टीम इंडिया ने उनको दे दिया, जितना देना चाहिए था। कई बार वही पारी अगर उनकी चल जाएगी तो हम उनके लिए वही तालियां बजाएंगे कि ऋषभ पंत प्लेयर तभी होता है जब आप टीम को कंसिस्टेंटली, हम विराट कोहली की भी बात करते हैं, लगातार 5 साल उन्होंने टीम इंडिया को दिए, लगातार रन बना के दिए। और भारत इतनी टॉप पे क्यों है? क्योंकि विराट कोहली लगातार रन बनाते थे, रोहित शर्मा लगातार रन बनाते और लगातार विकेट चटकाते थे हमारे गेंदबाज। अगर ऋषभ पंत ये सोच लेकर चले कि टेस्ट क्रिकेट का करियर इस अंत पर करेंगे कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था, वीरेंद्र सहवाग से अपनी बराबरी करना चाहेंगे, तो वो छोड़ दीजिए। क्योंकि उस समय वीरेंद्र सहवाग ने जो जिम्मेदारियां संभाली थी, वो रन बनाते थे, दोहरे शतक तो उनके लिए नॉर्मल सी था, और 13 शतक उनके नाम है, आप देख सकते हैं। और शतक तो खेलते थे, मतलब अगर 99 पर भी खेले, छक्का
चौका मारने से तब नहीं डरते थे, और ऐसा नहीं गलत शॉट मारते थे, बहुत बेहतरीन कलात्मक शॉट होता था उसका, अगर आप कितनी बार भी रिवाइंड कर लीजिए गलतियां नहीं मिलती। अगर दीपक आप बात करें वीरेंद्र सहवाग से, तो अगर वो 50 गेंदें भी खेलते हैं तो कम से कम 60-70 रन तो बनाते हैं, लेकिन आप ऋषभ पंत को देख लीजिए, 3 गेंदें खेलेंगे आउट हो जाएंगे, 10 गेंदें खेलेंगे आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, और अगर ऐसा होता है कि 30-40 रन बना भी लिए तो वहां से भी जल्दी आउट होने का चांस होता है, उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं करते। ये जो बड़ी पारी की प्रॉब्लम है ये राहुल द्रविड़ ने भी देखा, और यही बात को लेकर जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी में उन्होंने यही बात कही थी कि जो गलतियां कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी, उन्होंने अजिंक्य रहाणे, पुजारा को भी इंक्लूड किया था कि जो 53 और 58 रन की पारी थी ये 100 रन में तब्दील की जा सकती है। हमारे पास दिन था, 4 दिन में टेस्ट खत्म हो गया, 1 दिन और हमारे पास पड़ा था, तो ये पारी बड़ी की जा सकती थी, और ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी से तो इनसे उम्मीद की जाती है। तो ये काम वो नहीं कर पाए। हम पहला टेस्ट क्यों जीते थे? क्योंकि केएल राहुल की जो छोटी पारी थी उन्होंने 122 रन में तब्दील किया। नहीं, अब वो पारी छोटी नहीं थी जी, वो पारी बहुत बड़ी थी, और उसमें मयंक अग्रवाल का भी कंट्रीब्यूशन साथ में था। 70-80 रन उन्होंने जो अपने बैट से निकाल के दिए थे। लास्ट में जो अश्विन ने 46 रन मारे थे, उसकी बदौलत कहीं ना कहीं रहाणे ने 40 मारे थे। उस फर्स्ट इनिंग की बदौलत भारत बहुत मजबूत स्थिति में वहां पे आ गया था। वो होता क्या है कि कई बार जब एक बल्लेबाज एक छोर पड़े खड़ा शतक मार लिया है, अच्छा कर रहा है, तो दूसरे छोर से अगर 30-40 या 50-60 की पार्टनरशिप होती रहे तो वो स्कोर कब 300, 350, 400 में तब्दील होता है पता नहीं चलता। आज देख लीजिए कि न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लैथम ने सबसे बड़ी पारी 252 रन की खेली, उनका साथ हर किसी ने दिया। तो यही होता अगर एक छोर पर कोई खड़ा है तो सामने वाला भी अपना थोड़ा बहुत कैप्टनसी का भी दीपक यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इस तरीके से 150 प्लस का स्कोर अगर विराट कोहली को मिलता है, और कई बार रिकॉर्ड भी सामने आया अभी कि जब विराट कोहली को 150 का स्कोर मिला है डिफेंड करने का, उन्होंने करा है और हर बार मैच जीता है या तो फिर ड्रॉ होता है। बिल्कुल, लेकिन जब केएल राहुल के हाथ, बिल्कुल विराट अगर टॉस जीते ना तो अपनी बात यही कहते हैं कि वी आर गुड इन डिफेंड, यानी कि हम डिफेंड में बहुत बढ़िया है, हमारा जो अटैकिंग गेंदबाजी बहुत बढ़िया है, हम ऑल आउट कर सकते थे। और 122 8 विकेट बहुत आसान था क्योंकि बारिश हो चुकी थी, बाउंसी पिच थी, तेज गेंदबाजों के लिए 108 क्यों 202 आई थिंक 200 ज्यादा थे, टारगेट 202 का था, लेकिन जो पहले तीसरे दिन की खेल की समाप्ति हुई थी वहां पर बन चुके थे काफी रन, और 122 रन हमको आखिरी दिन पे वहां पे हमने कर दिया। हमने स्टार्टिंग में अपने जो अपोनेंट था उनको यहाँ पे मजबूत बना दिया, उनकी नींव को मजबूत कर दिया ना। डीन एल्गार थे, राशिवंदर दुसेन थे, तो उनको मजबूती मिल गई थी। एडन मार्करम 38 रन बहुत कम गेंदों में मार गए थे, तो उनको पता था कि ये पिच ऐसी नहीं जहां पे बड़ी पारी मारे जी। डीन एल्गार ने मारे थे 96 रन की पारी, कप्तान पारी खेल के गए, अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया। वहीं केएल राहुल की बात करें तो एक में 8 रन बनाकर आउट हुए और एक में 20-25 रन के आसपास ही आउट हो गए थे। तो कप्तानी का दबाव ये होता है, हर किसी की बस की बात नहीं है। हमने पिछले टेस्ट में देख लिया केएल राहुल फ्लॉप शो देखने को मिला, वरना यही केएल राहुल अगर कप्तानी नहीं होती तो शायद 50-50 प्लस स्कोर दोनों इनिंग्स में कर सकते थे। इनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी, पिच भी हिसाब से थी कि बल्लेबाजी इतनी भी बुरी नहीं होगी कि आप 10 रन के आसपास ही आउट हो रहे हो, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और पुजारा मार रहे जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, तो आप तो फिर भी फॉर्म में हो, तो आपसे तो उम्मीद की ही जाती थी। ऊपर से मयंक अग्रवाल की बात करें तो मयंक अग्रवाल तब रन मारते जब उनको लगता है कि मेरा टीम से बाहर निकलना तय है, तो ये चीज उनको शायद माइंडसेट हो चुकी है। ये कई खिलाड़ियों का माइंडसेट हो चुका है टीम इंडिया में। हम रहाणे का रिकॉर्ड देख ले, अगर पिछले मैच में रन नहीं मारते हो शायद आज बाहर होते थर्ड टेस्ट में, और पुजारा भी ऐसी होते। हनुमा विहारी ने रन बनाए, अकेला बंदा 40 रन बनाकर नाबाद खड़ा हुआ एक छोर पर, लेकिन उसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने तो वही बाहर होंगे बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका की उस पिच पर रन मारा उस खिलाड़ी ने जहां पर सब बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे थे। तो हनुमा विहारी की खासियत कोई नहीं देख रहा। आप देख रहे हैं कि रहाणे पुजारा ने क्या किया है, अगर वो क्या कर सकता वो नहीं देखा किसी ने। अगर वो 40 रन अगर हनुमा विहारी नहीं मारते तो शायद भारत वहीं भी हार जाता मैच, 150 भी नहीं जाता जो टोटल जाता। तो बिल्कुल मैच हम कहीं ना कहीं तीसरे के लास्ट सेशन में खो देते। लेकिन जिस तरीके से हनुमा विहारी ने लास्ट मोमेंट पे जो अटैकिंग बल्लेबाजी करी, लगातार 6 चौके मारे थे, कहीं ना कहीं उसकी बदौलत भारत थोड़ा मजबूत स्थिति में दिखा, और एक मतलब वो जो कह सकते हैं बेमौत हार से थोड़ा बच गया वहां पे। बिल्कुल, भारत को जो कह सकते हैं एक डिफेंडेबल टोटल मिला है वो हनुमा विहारी के सम्मानजनक स्कोर, क्योंकि जो दूसरे छोर से बल्लेबाज आए वो भी 10-15 बनाकर गए। अगर हनुमा विहारी एक छोर से आउट हो जाते तो शायद जो टैलेंटर बल्लेबाज थे वो और तेजी से। अगर आपने केएल राहुल की थोड़ा अगर कैप्टनसी में बात कर ले, तो अगर उनकी कैप्टनसी की आपने बात करी, नेतृत्व का देखा होगा, जिस तरीके से हम चौथे दिन वहां पे गए, बारिश हुई थी पहले सेशन में, सेकंड सेशन में हम उतरते हैं, वहां पे पता है कि गेंद स्विंग होने वाली नहीं, गेंद गीली होगी आउटफील्ड में जाके, तो आपने अश्विन को जाके क्यों गेंद थमा दी? अश्विन को गेंद थमाने का क्या बनता था वहां पे? यही चीज नजर आती है कप्तानी में, यही कप्तानी का एक्सपीरियंस होता है, रणनीति होती है। जहां पे आपको सीम मिल रही हो, जहां पे आपको बाउंस मिल रहा है, जहां आपको बिल्कुल गेंद ने काटा बदल रही हो टप्पा खा के, आप वहां पे समी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? फर्स्ट हमें विकेट किसने दिलाया? समी ने, शार्दुल ने दिलाया, समी ने दिलाया,
सिराज दिला रहे, सिराज के एंकल में चोट आने के बावजूद भी वो हमारे कहने के हैमस्ट्रिंग के गेंदबाजी चलते कर रहे थे। गेंदबाजी कर रहे थे। बिल्कुल। क्या अगले मैच में उन्हें बैठा के ईशांत शर्मा को वापस और लाएंगे वो? इतना बड़ा भी स्कोर नहीं था, 50-60 ओवर में खत्म कर दिया था। और 50-60 में बिल्कुल। देखें तो 15-15 या 20-20 ओवर आराम से शमी बुमराह करा सकते हैं बिना थके। तो ये चीज तो हमारे भारतीय टीम की अच्छी है कि इंजरी बहुत होती है, लेकिन जब फिटनेस भी होती है तो बहुत अच्छी होती है। शमी बुमराह करा कैप्टनसी भी सकते आप थोड़ी बात कर लीजिए, जब वहां पे पिच आपको लग रहा है कि गीली पिच है तो वहां पे अश्विन को बॉल थमाने की जरूरत क्या थी? क्या एक बार कपिल देव ने ऐसा कारनामा कर दिया तो क्या अश्विन भी वही कारनामा आपको करके दिखाएंगे क्या? उनको मतलब पिछले मैच से सीखना चाहिए। सेंचुरियन में जब दूसरे दिन बारिश हुई थी, तीसरे दिन जब टीम इंडिया खेलने उतरी थी तो बिल्कुल, 55 रन 57 के अंदर 55 या 57 रन के अंदर 7 विकेट खोए थे। तो अगर वो 55-57 भी ना सही तो टीम इंडिया को 202 डिफेंड करना था। तो बहुत बड़ा उनके पास बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी 122 करना था, अगर आप बात करें 122 8 विकेट उसमें बिल्कुल। चटकानी थी और 8 विकेट ऐसी थी जो ज्यादा फॉर्म में नहीं थे। तेम्बा बबुआमा के बल्ले से रन निकल रहे थे, बाकी कोई भी रन नहीं बना रहा था। क्विंटन डिकॉक थे, वो भी संन्यास ले चुके हैं, तो इतना खतरा था नहीं। लेकिन यहाँ पर अपने आप कह सकते हैं आमंत्रण दिया है। डीन एल्गार फॉर्म में आ गए, राशिवंदर दुसेन फॉर्म में आ गए, तेम्बा बबुआमा ने नाबाद पारी खेली और एडन मार्करम अच्छा खेल के गए थे। काइली वेरिन जो आए क्विंटन डिकॉक के रिप्लेसमेंट पर, वो भी अच्छा करेंगे। जो पहला मैच था वो कहीं ना कहीं हम हार चुके थे और जोहान्सबर्ग में थे जहां पे हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। अब जो तीसरा खेला जाएगा वो केप टाउन में खेला जाएगा। केप टाउन में हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं। पहले 5 टेस्ट मैच हुए, 5 हारे, 1 ड्रॉ रहा है धोनी कप्तानी में। लेकिन ड्रॉ की गिनती भी अब हारवीं करी क्योंकि वो मैच निकल सकता था, लेकिन वहां से और जीते ये भी। मत भूलिए कि ये सारे मैचेस जो हो रहे हैं WTC के पॉइंट्स टेबल के लिए हो रहे हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर सीरीज जीतना नहीं है, जीत है एक मैच की जीत। जो एक मैच की जीत होगी वो 12-12 पॉइंट्स दिलाएगी, ड्रॉ होगा तो 4-4 और पॉइंट्स भारत तो दिलाएगी। वैसे स्लो रेट के चलते कहने की पॉइंट्स खो बैठा आपने। 1 पॉइंट्स अभी पिछले मैच में खोया था, जो फर्स्ट जीते भी थे। अगर 12 पॉइंट्स कमाए तो 1 पॉइंट्स गवाया, 11 पॉइंट्स टोटल बचे। अगर दूसरी तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया लगातार मैच जीत रहा है, ड्रॉ हो रहे हैं, हार नहीं रहे। श्रीलंका मैच जीत रहा है, न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा वापसी हो रहा है। बांग्लादेश ने भी न्यूजीलैंड को उनके घर में जाकर हरा दिया। तो मतलब बिल्कुल, और उनके युवा खिलाड़ियों ने उनको मैच निकाला। न्यूजीलैंड 402 रन वो भी न्यूजीलैंड में जाके, ऐसा तो भारत नहीं बना पाता अपने एक्सपीरियंस बल्लेबाज। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को नहीं बनाने दिया। बिल्कुल, मतलब जो टॉम लैथम है, जोश टेलर है, जितने एक्सपीरियंस उनके पास है, शायद उसका आधे का आधा एक्सपीरियंस बांग्लादेश के बल्लेबाज में था। तब भी फिर भी यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने 4 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 50+ स्कोर किया, 70-80 रन बनाए। अगर यही टीम इंडिया से पारी आ जाए तो क्या दिक्कत होगी? अब देखना दिलचस्प होगा केप टाउन के मैदान पर। केप टाउन का एवरेज स्कोर पहली पारी का 300 से प्लस का है। अगर टॉस जीतती है टीम इंडिया, वैसे तो किस्मत टॉस में अच्छी चल रही है, इस समय टॉस पक्ष में जा रहा है, ये एक अच्छी बात है। अगर टॉस भी हार जाए ना तो इंडिया कप का सेंचुरियन वाला ही मैच गवा चुकी होती है और जोहान्सबर्ग का भी। ये एकदम जो मैच की एकदम बनता है माहौल, वो बन भी नहीं पाता क्योंकि साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक होप यहाँ पे ये बची है दर्शकों कि विराट कोहली अब टीम में वापसी आ चुके हैं। मतलब बाहर कौन जाए? क्या हनुमा विहारी को बाहर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाएंगे कि एक अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ अगर आप टीम के साथ जुड़ते हैं, अश्विन को आप अगर बैठा भी देते हैं, क्योंकि अश्विन का ज्यादा उपयोग यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड क्लास स्पिनर को लेकर चलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो उनके साथ चलता आ रहा है कि लगातार फॉर्म में अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे अश्विन कर रहे हैं। अब लगातार उन्होंने विकेट भी चटकाए हैं दूसरे टेस्ट मैच में, तो वहां पे उनकी जगह और पक्की हो जाती है, वहां पे उनको कोई बाहर नहीं कर सकता है। लेकिन क्या आप एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ चलना चाहेंगे? क्या आप यहाँ पे रहाणे और पुजारा में से किसी एक को यहाँ पे आप रेस्ट देना चाहेंगे? दोनों की गले पे तलवार लटकी हुई थी और तभी वो रन बनाते हैं जब उनको लगा कि उनके टीम से यहाँ से बाहर हो सकते हैं या फिर ये हमारी टेस्ट करियर की लास्ट पारी हो सकती है, तभी जाके उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं 50-50 रन मारे, चाहे जैसे भी मारे। ऐसी अटैकिंग बल्लेबाजी, ऐसा कहीं ना कहीं अपने ओर से इंटेंट दिखाना कि मैं रन बनाने के लिए जा रहा हूं, ऐसा मैंने पहले ना पुजारे के बल्ले से कभी देखा। इससे पहले जब वो टीम में जगह पक्की थी उनकी, उन्हें कोई हटा नहीं सकता था, वहां पे वो हमेशा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि गले पर तलवार है और इस बल्लेबाजी के पीछे दिख नहीं रही है, यहाँ पे गेंदबाजी बहुत बाउंस हो रही है, सीम हो रही है, अगर यहाँ पे जितने ज्यादा हम रन बना ले उतना हमारे लिए बेहतर होगा, उतनी हमारे पोजीशन के लिए बेहतर होगा। तो क्या हम ऐसे बल्लेबाजी को लेकर चलेंगे आगे जो जब उनके गले पर तलवार लटकेगी तभी उनके बल्ले से रन निकलेंगे? ऐसा क्या होगा भारतीय फ्यूचर के लिए? ऐसा क्या सोचा जाएगा कि भारतीय मिडिल ऑर्डर इतना कच्चा है कि जब उनके गले पर तलवार लटकेगी, जब उन्हें टीम से बाहर करा जाएगा तभी वो रन बना पाएंगे? मिडिल ऑर्डर नहीं, मयंक अग्रवाल ने भी ऐसी किया था। जब याद करें न्यूजीलैंड में 150 बनाया तो उससे पहले उनके गले पर तलवार थी। शुभमन बैठे हुए हैं, पृथ्वी शॉ बाहर है, प्रियांक पांचाल बाहर है, कई सारे और खिलाड़ी अपने मौके के इंतजार में। लेकिन तो वैसे ही बैठ जाएंगे, रोहित शर्मा अंदर आएंगे। रोहित शर्मा आएंगे। लेकिन अगर बात करें पुजारा और रहाणे की, तो पुजारा और रहाणे ने याद आता है न्यूजीलैंड के साथ जो
वानखड़े में वैसा वहां पर भी ऐसे ही करके थोड़ा बहुत रन बनाकर अपनी पोजीशन साउथ अफ्रीका के लिए इंग्लैंड बचा में बनाए थे ली। लोग और वहाँ पुजारा पे, ऊपर से पुजारा प्रेस ने। कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट में मेरी ऐसी कोई बात नहीं चल रही कि मुझे बैठाया जाएगा, बाहर क्या बात चल रही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टीम मैनेजमेंट ही लग रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत अब बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रही है। उनको जब दिखती जीत हो गई तो वो लूप होल पर नजर नहीं बिल्कुल, डालते, बिल्कुल। तो वो गलती होती है, वो सेकंड जो मैच होता है वहां से निकल कर सामने आती है, लूप होल नजर आते हैं। भले ही मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा रन बनाया लेकिन वो थोड़ा काफी नहीं था। आप अगर वहाँ आप हरा सकता टेस्ट था। मैच जीतना चाहते हो और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराना चाहते हो, इतना आसान नहीं है। माने कि साउथ अफ्रीका टीम एक्सपीरियंस है, गेंदबाजी में थोड़ा एक्सपीरियंस है रबाडा के पास, लेकिन बैटिंग में कोई एक्सपीरियंस दिखता नहीं, इतना ज्यादा अनुभव है नहीं। अगर हम कंपैरिजन अगर भारत से करें तो भारत के पास तो नाम बड़े बड़े हैं, काम भी उनके बड़े बड़े दिखाई दे, लेकिन आप उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आप उन्हें इतने हल्के में नहीं ले सकते। आपने सेकंड मैच में हल्का लिया, आपको मुंह की खानी पड़ गई। आप थर्ड टेस्ट मैच में विराट कोहली वापस आएंगे तो वो क्या चेंजेस यहाँ से करेंगे। डग यार्ड में बैठकर वो बहुत सारे टिप्स उन्हें दे रहे थे, बहुत सारे यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी को बदल रहे थे, वहां से जाके बता रहे थे केएल राहुल को ऐसे करिए, लेकिन वो चीजें फील्ड पे काम नहीं हो पाई, वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। क्या विराट कोहली आके टीम में इतना बड़ा चेंज ला पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से बल्लेबाजी में हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बैट्समैन लेके चलना पड़ेगा। हनुमा विहारी जैसा बल्लेबाज डग यार्ड में नहीं बैठना चाहिए, जिसने अपने हाल ही में दिखाई उनके अंदर कितना भरपूर टैलेंट है ऐसे पिचों में बल्लेबाजी करने का भी। पहली पारी में भी उन्होंने अच्छा खासा रन किया था, सेकंड पारी में भी अच्छा खासा रन किया। लेकिन आप बात करें विराट कोहली की वापसी की जो थर्ड टेस्ट मैच में हो रही थी, याद दिला दूं 2018 में इस केप टाउन के मैदान पर एक हार का सामना कर चुके, 73 करीब समथिंग रन से हार का सामना उनको करना पड़ा था। तो ऐसा नहीं कि विराट कोहली आएंगे कुछ चमत्कार हो जाएगा, उनके बल्ले से भी रन नहीं 29 साल बाद हम जोहान्सबर्ग में हार गए, बताओ। बिल्कुल, जहां पर जीत चल रही थी लगातार 5 मैचों की, वो हार गए और सेंचुरी में हम हारने साउथ थे, वो अफ्रीका जीत गए गए। थे, हम साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, हम साउथ अफ्रीका में इतिहास रचने गए थे। 29 साल बाद भी हम वहां जीते नहीं थे। 29 साल कम नहीं होते, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हम हरा नहीं पा रहे हैं वापस की सरजमी पे। अब 29 साल है, अगर 2 साल बाद यही होगा तो यही 31 में तब्दील होगा, फिर ऐसी टेस्ट टीम दोबारा और जो बना प्लेयर पाना आपको आज अनएक्सपीरियंस दिख रहे हैं दीपक, कल जाके उनके पास भरपूर एक्सपीरियंस होगा, तब क्या आप हरा पाओगे उन्हें? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो साउथ अफ्रीका की टीम फिर से बननी, और जो बननी उसी ने आपको जोहान्सबर्ग अभी में तो हरा आपके दिया। पास एंड्रिक नॉर्किया नहीं है, एंड्रिक नॉर्किया नहीं है, और केशव महाराज की भी गेंद इतनी पिच के हिसाब से चल नहीं रही, उनको बहुत कम ओवर दिए जा रहे हैं। और बल्लेबाजी में बात करें तो उनका मिडिल ऑर्डर भी काम कर नहीं रहा है, टेलेंडर रन बना नहीं रहे। ओपनिंग में डीन एल्गार और तेंबा बउआ मिडिल ऑर्डर से रन बना रहे और कोई ज्यादा कमाल कर नहीं रहा था, लेकिन आपने मौका दिया वापसी का और अश्विन को ला के सामने स्पिन खिलाई उनको उस पिच पर जहां पर बाउंसी पिच है, तेज गेंदबाजों के लिए मददगार है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी इसी जोहान्सबर्ग के मैदान पर साल 2018 में जीत दिला चुके हैं, वहां पर भी उन्होंने करीब 200 से कम का स्कोर, भुवनेश्वर कुमार मैन ऑफ द मैच, बल्ले की वजह से तो उन्होंने रन बनाए थे और सेकंड इनिंग में उन्होंने 1 विकेट ली थी और फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 2 विकेट ली थी। शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट झटकाए थे, शार्दुल ठाकुर ने 26 रन बनाए थे जी, और शार्दुल ठाकुर ने अपनी जगह पक्की कर ली है, बात में कोई दो राय नहीं। अगर अच्छे ऑलराउंडर है, ये एक अच्छा हीरा निकला है कहने की खदान से भारत के लिए। शार्दुल ठाकुर ने फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट छटकाया, अगर वो फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट नहीं छटकाते ना, अरे देखिए ना 27 रन के लिए कहां पे बड़ी होती। झटका है, कैसे मूवमेंट पे झटका है, जब आपको लगा कि सिराज वहां पे काम नहीं कर पा रहे, सिराज की हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते, उनके कहीं ना कहीं खिंचाव के चलते वो गेंदबाजी में उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहे, उतनी अटैकिंग गेंदबाजी नहीं करा पा रहे जिसके लिए वो जाने जाते। वहां पे आप लॉर्ड ठाकुर को लगाते हैं, शार्दुल ठाकुर को लगाते हैं, वो आपको रिजल्ट ला के देते, तो आप उन पर विश्वास जता सकते थे सेकंड पारी में भी। मतलब शार्दुल ठाकुर के साथ ऐसा हुआ पिछले मैच में कि 7 विकेट चिटका, अपने करियर का सबसे बेस्ट दिया, करियर का नहीं, एशिया का ऐसा गेंदबाज साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल अपने करियर और अपने जितना भारत देश की जितने भी अभी तक खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में खेलेगा, एशिया के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी। लेकिन वो खिलाड़ी जो अभी तक एक भी टेस्ट नहीं हारा था, वो पहला टेस्ट हारा जोहान्सबर्ग के मैदान पर, जहां पर टीम इंडिया एक भी टेस्ट नहीं हारी थी। तो केप टाउन में तो क्या ही हाल होने वाला है वो सोच लीजिए, बस टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, टॉस की बात जहां तक आपने कही, पहले तो पिच देखना, क्या पिच हमें पहले बारिश देख लेते हैं, बारिश की बात हम देख लेते हैं, उसके बाद अगर पिच कैसी होती है, पिच में क्या नमी, क्या बाउंस, कितना उछाल हमको देखने को मिलेगा, किस तरीके से यहाँ पे आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में आपको चेंजेस थोड़ा देखने को मिल सकते हैं। विराट कोहली आते ही यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहेंगे अपनी प्लेइंग 11 में, क्योंकि पिच इतनी बेहतरीन नहीं होगी बैटिंग के लिए, जहां तक मेरा मानना है। बिल्कुल, सिराज की जगह यहाँ पे आएंगे या तो ईशांत शर्मा आ सकते हैं या फिर उमेश यादव की ऑप्शन अभी उमेश यादव के पास है 140 की स्पीड से लगातार गेंदबाजी करने का एक्सपीरियंस, और ईशांत के पास है 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का एक्सपीरियंस। तो आप किसे चुनते हैं अगर होते विराट? मैं कहीं ना कहीं उमेश यादव के पास जाना चाहूंगा, उनके पास एक्स्ट्रा पेस है, लेकिन ईशांत शर्मा के पास एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि उमेश यादव को ज्यादा मौके देने, ईशांत शर्मा को बहुत मौके हमने दिए। न्यूजीलैंड टेस्ट में हुआ क्या था कि ईशांत शर्मा चोटिल हो गए थे, तो उनको बाहर साउथ अफ्रीका में लेकर तो गए, लेकिन अभी तक मौका दिया नहीं गया, और टीम इंडिया ये भी ना चाहेगी
कोहली की बात करें तो विराट कोहली शांत शर्मा अच्छा मानते तो शायद उन्हें खिला ले। नहीं, अगर देखा जाए कि टीम मैनेजमेंट और यहाँ पर इंजरी को ध्यान में रखे जाए, 7-8 ओवर डालकर अगर वो भी इंजरी का सामना करेंगे, मेरा दिक्कत एक होगी। पर्सनल रीजन है दीपक कि मैं उमेश यादव को क्यों खिलाना चाहता हूँ। उनका जिस तरीके से स्पीड है, गेंदबाजी की स्पीड है, इन पिचों पे वो बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। टीम इंडिया में जी बिल्कुल, टीम इंडिया में कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी हर बार जब उन्हें मौका मिला, लेकिन उनको बैठना पड़ा बेंच पर, क्योंकि ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो उमेश यादव भी उनमें से ही है। अरे एक्सपीरियंस है उमेश यादव के पास। रबाडा ने एन मौके पे आके पुजारा को आउट करा, रहाणे को आउट करा, उसके बाद लगातार पिछले बल्लेबाजों को आउट करा। वो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज ही कर सकते हैं वहां पे जाके। तो ऐसे उमेश यादव के पास भी कुछ ऐसा हो सकता है। डीन एल्गार ने तारीफ करी थी कगिसो रबाडा की। पहले मैच जो था उसमें बिल्कुल पहले दिन विकेट ही नहीं मिली उन्हें, और उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया क्योंकि उससे युवा खिलाड़ी विकेट ले रहा था। जो वियान मोल्टर थे वो विकेट ले रहे थे, तो उनका कॉन्फिडेंस यानीसन बिल्कुल डेब्यूट मैच था और सेकंड टेस्ट में 4 लगातार विकेट ले रहे। तो कगिसो रबाडा उनको देख के थोड़े बहुत निराश थे, लेकिन डीन एल्गार निराश तो नहीं होंगे, बहुत बड़े गेंदबाज, बहुत बड़े, लेकिन डीन एल्गार ने तारीफ करी और उन्होंने वापसी भी जो करी वो तारीफ की काबिल, बिल्कुल तारीफ की काबिल है। और वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कोई भी नया गेंदबाज अगर साउथ अफ्रीका में उभर आया तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट में उनके जो भावी गेंदबाजी होते हैं, जो उनके साथी गेंदबाजी होते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं उनका। वहां पे कोई कंपटीशन मुझे नहीं लगता कि वहां पे कुछ होने वाला है। यानीसन बहुत अच्छी गेंदबाजी करे, लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज और भारत को लगातार परेशानी में डाल रहे हैं। बिल्कुल, मार्को यानसन हो गया और ये लेफ्ट हैंड गेंदबाजी अभी से स्टार्ट नहीं में आप देख लीजिए, हर एक टीम में लेफ्ट हैंड गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को हमेशा परेशान करता है। पाकिस्तान देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, आप न्यूजीलैंड देख लीजिए, क्योंकि टीम का मिडिल ऑर्डर जो विराट कोहली के साथ समेत 3-4 बल्लेबाज है ना, वो हमेशा मार खाई जाते हैं, मार खाई जाते हैं। केएल राहुल भी इस बार चकवा खा गए मार्को यानसन की गेंद पर। लेकिन अब बात करते हैं अश्विन की पोजीशन पर। क्या अश्विन बनते हैं थर्ड टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में? जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी पिछले मैच में, तो बल्लेबाजी के लिए उन्हें नहीं लाया जा रहा। पहली बात तो ये क्लियर कर दे कि उनको बल्लेबाजी के लिए नहीं लाया जा रहा। अगर वो बल्ले से रन बना रहे हैं तो उनसे अच्छा हम यहाँ पर हनुमा विहारी को आजमा सकते हैं उनकी जगह पर। गेंदबाजी की बात करें तो बारिश होती है, बारिश का अगर जरा सी भी बूंदें पड़ती हैं तो वो तेज गेंदबाजों के लिए पूरी तरीके से प्रभावी रहती है, तो काम यहां पर अश्विन का वहीं खत्म हो जाता है। और बात करें कैपटाउन की या जोहान्सबर्ग की या सेंचुरियन की, तो लगातार वहां पर बारिश हो ही रही है। जिस दिन मैच यानी कल 11 जनवरी को मैच शुरू होना है, वहां पर खबरें ऐसी आई हैं कि जो लंच ब्रेक तक का समय हो सकता है बारिश होती नजर आ सकती है। जो वेदर रिपोर्ट कह रही है बादल छाए रहेंगे, हवा कितनी तेज चलती है इस बात पर निर्भर करेगा। अगर पहले दिन बारिश हो जाती है तो ये बात तय है कि बाकी 4 दिन अश्विन का काम नहीं रहेगा। गेंदबाजी में अगर बल्लेबाजी उनसे करवानी तो उतनी उम्मीद भी नहीं रखेगा, अगर बल्लेबाजी करवानी है तो आप हनुमा विहारी को ला सकते हैं। बिल्कुल, आप एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ वहां पे जा सकते हैं। आपको पता है, आपने पिछले 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं यहाँ पे। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की पिचेस किस तरीके से बिहेव कर रही है, किस तरीके से उनका अभी तक यहाँ पे चाल चलन हुआ है। आप कह सकते तरीके से स्विंग और बाउंस लगातार पिचों पे देखने को मिला है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो पिच क्यूरेटर है, फिर जो पिच बनाने वाले, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि अपने देश में हम हारे। और आपको केपटाउन में मैच खेलना है जहां पे आपने कभी टेस्ट मैच जीता भी नहीं है, तो वहां पे आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। आपको अपना मिडिल ऑर्डर जो है उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से अल्टीमेटम देना चाहिए। भाई अगर इस मैच में रन नहीं बनाते हो ना, क्योंकि ये मैच है 29 साल के बाद हम इस सीरीज को जीतने वाले हैं और इसमें आपका योगदान बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, तो ये अल्टीमेटम देना पड़ेगा। बिल्कुल, और याद आता है वानखेड़े में जब टीम इंडिया सबसे बड़ी जीत जीती थी न्यूजीलैंड से, तो पिच क्यूरेटर जितने भी थे उनको राहुल द्रविड़ ने खुद जाकर शाबाशी दी और इनाम भी दिया। अल्टीमेटम आपने सिर्फ पुजारा और रहाणे को नहीं, आपको ऋषभ पंत को भी देनी चाहिए। बिल्कुल, ऋषभ पंत की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 100 से ज्यादा उन्होंने शिकार किए, कैच पकड़ी, नो डाउट कीपिंग में कोई बहुत बेहतरीन है, रन बनाते, कैच भी सबसे छूटते हैं, ऐसी बात नहीं, वो तो छूटते हैं जिस तरीके की पिच हो रही है बिल्कुल वो भी बात निकल कर आती है। लेकिन अब बात आती है उनकी बल्ले से, जो एक्स फैक्टर जिनकी नजर से इनको हमेशा खुला एंड दिया जाता है, ऐसा छोड़ दिया जाता है, ऐसा लाइसेंस दिया जाता है कि जाओ अपना कमाल दिखाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार गलत शॉट सिलेक्शन करके आओ। राहुल द्रविड़ की हेड कोच भूमिका है, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसा खिलाड़ी आप पर कॉमेंट्स कर रहा है, तो आप जरूर बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं कह रहा कि आप ऋषभ पंत को बिल्कुल ही बाहर कर दो या बिल्कुल ही साइड लाइन कर दो, लेकिन मुझे पता है कि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, टी20 में अच्छा खेलते हैं, वनडे में अच्छा खेलते हैं, लेकिन टेस्ट में आपको उनका थोड़ा नजरिया चेंज करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से आते ही बड़े शॉट खेलने लग जाते हो, वो भी आप रबाडा जैसी गेंदबाजी के सामने आप खेलते हो, जब आपको पता है कि रबाडा आप ही की टीम में दिल्ली कैपिटल से खेलते, इतने अनुभवी गेंदबाज है, आप थोड़ा सा वो आपको थोड़ा सा आंखें दिखा रहे हो, आप उतने में बहक जा रहे हो। आपको थोड़ा वहां पे जाके पेशेंस दिखाना है। क्रिकेट का जो टेस्ट क्रिकेट है नाम ही पेशेंस का है। बिल्कुल, अगर
यहीं पर रोहित शर्मा होते तो मार्को यानसन का बहुत बेहतरीन खेलते। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी लास्ट में फर्स्ट मैच में, वो निकलकर सामने आता था एक्सपीरियंस, तो वो चीज रबाडा के खिलाफ ऋषभ पंत को दिखाई थी। जो हमें अभी देखने को मिल रहा है, क्या वो हमें वनडे में भी देखने को मिलेगा केएल राहुल की कैप्टनसी में, कि वनडे भी 19 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें विराट कोहली आपका सपोर्ट नहीं करेंगे? विराट क्यों करेंगे भाई? विराट क्यों करेंगे? ओबीसी बात है, क्वेश्चन ये उठता है विराट कोहली क्यों करेंगे? विराट कोहली ओडीआई कैप्टनसी करना चाहते थे, आपने उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला है। छीनी है, ये नहीं हुआ कि पहले बातचीत हुई, मीटिंग हुई। कप्तानी छीनने का मतलब क्या होता है कि छीन गई तो छीन गई, वो भी क्यों सपोर्ट करे? वो बात अलग है कि टीम इंडिया की जीत हार पर आएगी तो मदद तो जरूर करेंगे, मदद करेंगे ही करेंगे। और पिछले मैच की बात करें, वहां पे जो माइंडसेट रहेगा, जो प्लेइंग 11 रहेगी, वो तो सिर्फ केएल राहुल की रहेगी। अगर इसी तरीके से उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच की तरह वहां पे कैप्टनसी करना स्टार्ट कर दिया, तब तो हम वनडे भी वहां पे हार जाएंगे। बिल्कुल, केएल राहुल से ऐसी उम्मीद नहीं रहेगी। पहली बात तो ये है क्योंकि वहां पर हमको अश्विन देखने को मिले, ओडीआई में वापसी हो रही है उनकी 2017 के बाद से। वेंकटेश अय्यर हैं, कई खिलाड़ी हैं। लेकिन अब इस थर्ड टेस्ट मैच के सबसे बड़े टॉपिक पे आते हैं, तो वो था पिच रिपोर्ट। अब वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर रिपोर्ट आपको बता दें दोस्तों, पहले दिन के खेल पर बारिश होने की संभावना है, दूसरे तीसरे दिन नहीं है, चौथे पांचवें दिन भी बहुत हल्की हल्की संभावना परसेंटेज। इस तरीके से वेदर रहेगा, उस तरीके से पिच खेलेगी। बिल्कुल, अगर रनों की बारिश होनी है तो ये बात तय है कि वो पहले सेशन से ही हो जाएगी। अगर बारिश होनी है तो वो भी पहले सेशन से ही होगी। तो जो कल का पहला सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एक और यहाँ पर प्लेइंग 11 पर आते हैं दोबारा से कि प्लेइंग 11 अभी तक तो बहुत सही नजर आ रही है, लेकिन क्या ये टेस्ट मैच अगर देखा जाए चेतेश्वर पुजारा रहाणे रन नहीं बनाते तो आखिरी होगा उनके लिए? बिल्कुल आखिरी होगा, और उन्हें अल्टीमेटम देना भी चाहिए। जिस तरीके से आपने बात कही कि आपके गले में जब तलवार लटकती है, जब आपको लगता है कि अपने करियर की मैं लास्ट पारी खेल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ करना पड़ेगा, अपने आपको जीवनदान यहाँ पे देना पड़ेगा, तब आपके बल्ले से रन निकलते हैं, तब आपके बल्ले से कहीं ना कहीं वो इंटेंट देखने को मिलता है दर्शकों को कि आप रन बनाना चाहते हैं। आप विराट कोहली को खेलते हुए देखते हैं, आप रोहित शर्मा को खेलते हुए देखते हैं, वो जब आते हैं उनका वही फ्लो, बैट फ्लो रहता है। लेकिन जब आप रहाणे को देखते हैं, जब आप पुजारा को देखते हैं, वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ आते हैं, फिर जाके रन बनाते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि गले में तलवार है, तो आप आते ही रन बनाना स्टार्ट करते, चौके छक्के मारना स्टार्ट करते। रहाणे ने भी छक्का मारा परसों, वो भी तुक्का था। अगर वही शॉट थर्ड मैन की दिशा में कैच जाती ना, तो वो फिर वहां से उनकी और बदनामी होती। वो तो गनीमत थी कि वहां पर फील्डर नहीं था। कई शॉट उन्होंने ऐसे खेले जो कीपर के सर के ऊपर से जा रहे हैं, जो स्लिप के बीच में से गली ढूंढ रहा है, तो वो शॉट उनकी किस्मत के ऊपर थे। 10 चौके लगाए पुजारा ने लगाए, लेकिन अगर वो रिप्ले करके देखें, हाईलाइट देखें, तो इतने बेहतरीन कलात्मक शॉट नहीं थे जिसके लिए पुजारा जाने जाते हैं। रहाणे ने मारे वो डिफेंसिव अप्रोच जो उनकी दिख रही थी छक्के में। छक्का अग्रेसिवनेस की निशानी होती है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। कब मारता है टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी? या तो बहुत गुस्से में होता है, या तो लास्ट में बस उसके पास रन बनाने का ऑप्शन बचा होता है। अगर उसको कलात्मक बल्लेबाजी करनी है तो डिफेंसिव अप्रोच दिखाता है। शॉट बहुत अच्छे से चौके मारता है तो उसकी तारीफ भी होती है, लेकिन छक्का मारने का यह दर्शाता है कि खिलाड़ी जल्द से जल्द जितने हो सकते हैं रन बनाए, क्योंकि वो देख रहा है कि तारीफ उसी की हो रही है जो रन बना रहा है। जो ज्यादा गेंद खेल रहा है उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन ये गलत फहमी है। हम देखते हैं कि जो ज्यादा गेंद खेलता है वो बहुत अच्छा दावोल के नाम से जाने जाते हैं पुजारा। ऐसी बात नहीं है। राहुल द्रविड़ को क्यों जानते हैं? क्योंकि ये टिक्कर खेलते थे। तो जो खिलाड़ी एक टिक्कर खेल रहा है दूसरे छोर से, यहाँ पर कोई भी आए उसको फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक चीज ध्यान में रहने वाली बात होती है। तो रहाणे पुजारा एक ऐसी टीम की नींव है। अगर यहाँ पर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल बच्चे ही उनकी नजर में तो बहुत मतलब उनकी नजर में बहुत अनएक्सपीरियंस है। भले ही बहुत टेस्ट यहाँ पर मयंक अग्रवाल और राहुल भी खेले, लेकिन पुजारा रहाणे की बराबरी करने में उनको सालों लग जाएंगे और शायद वो उपलब्धि हासिल भी ना कर पाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट भी धीरे धीरे बदल रहा है। टेस्ट क्रिकेट अब उतनी तरीके से माहिर नहीं रहा, लेकिन एसिस का जो लास्ट टेस्ट रहा, वो चौथा टेस्ट, वो भी बहुत जबरदस्त रहा। वैसी टेस्ट की उम्मीद यहाँ पर भी करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से न्यूजीलैंड बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच रहा था, जिस तरीके से एसएस की वो तो जीत ही चुके थे एसएस, तो ऑस्ट्रेलिया तो उसमें सिर्फ कह सकते हैं एक तरीके से और बस फॉर्मेलिटीज पूरी करी ऑस्ट्रेलिया ने। वहाँ पे एक तरीके जब आपकी टीम हारती है विदेश में जाके, तो आपको वहाँ पे सिर्फ पता होता है कि आगे मैच का परिणाम क्या होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि इंग्लैंड का हाल हारना ही है यहाँ पे। तो बस उसी तरीके से हमने देखा था। लेकिन न्यूजीलैंड जो बांग्लादेश का मैच हो रहा है उसमें बांग्लादेश ने इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस करा है, लाजवाब परफॉर्मेंस है। उससे भारत को सीखना चाहिए। न्यूजीलैंड में भारत कभी जीती नहीं है अभी भी, तो वहाँ पे जाके न्यूजीलैंड को हराना चाहिए था इस तरीके। बिल्कुल, मैचेस में जो युवा और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन होता है, बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में दिखाया। तो दोस्तों यही था आज का हमारा खास प्रोग्राम। आपको ये मुकाबला जो है ठीक 2 बजे लाइव देखने को मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क पर। स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी में हिंदी कमेंट्री आएगी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश कमेंट्री में भी अलग अलग चैनल स्टार स्पोर्ट्स के ही देखने को मिलेंगे। और शायद जियो टीवी पर भी लाइव आएगा ये मैच। और बात करें डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर, तो आपको लाइव एचडी में देखने को मिलेगा ही। वहां पर बाकी फैंस भी देखते हैं, लाखों फैंस देखते हैं, कॉमेंट्स भी आते हैं, वो भी देख सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको इसकी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन फिर से
एक सवाल जो आखिरी है कि क्या लगता है इंडिया जीत पाएगी कोहली कप्तान? बिल्कुल जीत पाएगी भाई, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्या गलतियां सुधारनी चाहिए? गलतियां बस ये सुधारनी चाहिए कि आप जो बैटिंग कर रहे हो, जिस तरीके से वहां पे बैटिंग हो रही है सेकंड पारी में, जहां पे आपको टारगेट सेट करना है, वहां पे आप जाके इतना ढीला नहीं पड़ सकते। आपको वहां पे अपनी नींव सेट करनी है। मतलब ओपनिंग पे बहुत जिम्मेदारी रहने वाली है, और ओपनर जब जब रन बनाते हैं तब भारत जीतती है। ना सिर्फ ओपनर मिडिल ऑर्डर, अगर सब रन बनाए। आज न्यूजीलैंड का हमने जो मैच देखा वो इसलिए खास बना क्योंकि पहले 521 उन्होंने पहली पारी में बनाए, उसके बाद 126 पर ऑल आउट भी कर दिया। गेंदबाज ऐसे नहीं था कि बिल्कुल एकदम लो फील कर रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो, उनको था डिफेंसिव अप्रोच, अटैकिंग गेंदबाजी दिखाई। 126 पर ऑल आउट करा, 395 की लीड पर है न्यूजीलैंड की टीम। कुछ वैसी टीम इंडिया से उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया खेले। मयंक अग्रवाल राहुल की तारीफ ना करें, हम चेतेश्वर पुजारा रहाणे की तारीफ ना करें, जोड़ी जो बटी हुई है ना, ये जोड़ियां ना बटे। टीम इंडिया जीत रही है तो टीम इंडिया का नाम आना चाहिए, हार रही है तो हार का नाम आना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर खिलाड़ी यहाँ पर शिकार नहीं होना चाहिए ट्रोलिंग का। तो वही उम्मीद रहेगी यहाँ पर टीम इंडिया से, और झंडा लहराए। 29 साल बाद मौका बना है। धोनी की कप्तानी में टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, तो वो चीज अगर विराट कोहली की भी कप्तानी में होती, हम विराट को किस लिए जानते? क्योंकि वो सीरीज जीते हैं। सबसे बेहतरीन सीरीज जो कोई नहीं जीता, जो किसी ने नहीं किया, वो कोहली ने करके दिखाया है, और करके दिखाएंगे भी। कल के दिन से शुरुआत होगी, इसका आगाज होगा। थर्ड टेस्ट मैच, डू और डाई मैच आप देख सकते हैं। ठीक 1:30 पर टॉस और 2 बजे से मुकाबला शुरू होगा लाइव। धन्यवाद दोस्तों।